हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर है कर्मचारी कल्याण निरीक्षक पेपर की। यहाँ पर दोस्तों 110 क्वेश्चन होंगे जिनको मैं आपको विथ एक्सप्लेनेशन हल कराने वाला हूँ। एनसीईआरटी झांसी डिवीजन का ये पेपर है। 110 क्वेश्चन में दोस्तों मैं आपको हल कराऊंगा, कम से कम 500 क्वेश्चन आपको यहाँ हल कराने वाला हूँ जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, यदि इस पेपर की पीडीएफ आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज पर जाकर आप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो दोस्तों आप को पेपर की पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा दूंगा। दोस्तों, चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा पेपर झांसी डिवीजन 35% एलडीसी कोटा। दोस्तों 7/1/2024 का ये पेपर है। अधिकतम अंक होते हैं 100 अंक होते हैं, जिसमें से 60% अंक लाना आवश्यक होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये प्रश्न पत्र मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 में। नेगेटिव मार्किंग भी दोस्तों यहाँ पर 1/3 होती है। इसके अलावा दोस्तों 110 क्वेश्चन में से आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन जो आप स्टार्टिंग में करेंगे वही चेक किए जाएंगे। अन्यथा अगर आप 100 से अधिक क्वेश्चन करते हैं तो वो चेक नहीं होंगे। जो पीछे वाले क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन तो आपके चेक होंगे, बाकी क्वेश्चन आपके चेक नहीं होंगे, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों, बाकी इंट्रोडक्शन आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है उस पर चलते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, जब किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है तो उसकी सेवाएं प्रतिनियुक्ति कार्यकाल के अंत में मूल विभाग के निपटान में रख दी जाती हैं। हालांकि जब भी प्रतिनियुक्तिकर्ता के मूल कैडर में समय से पहले वापसी की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसकी सेवाएं उधार वाले विभाग को कम से कम 3 महीने की अग्रिम सूचना देने के बाद वापस की जा सकती हैं। तो दोस्तों इसका सही जो आंसर है वो है 3 महीने। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं। आप मैं आपको यहाँ पर हिंदी करा रहा हूँ। पेपर बहुत बड़ा हो जाएगा दोनों भाषाओं में कराने पर, इसलिए मैं आपको यहाँ पर हिंदी कराऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शक्ति अनुसूची के अनुसार ग्रुप सी कर्मचारी की जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों सक्षम प्राधिकारी ग्रुप सी कर्मचारी की जन्म तिथि में जो परिवर्तन कर सकता है वो दोस्तों कर सकता है पीसीपीओ। पीसीपीओ पीसीपीओ फुल फॉर्म कभी पूछ ली जाती है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, जिसको हिंदी में प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी बोलते हैं। प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी इसको बोलते हैं, पीसीपीओ। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है ऑप्शन सी है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक स्तर के पद के लिए सीधी भर्ती कोटा है। दोस्तों सीधी भर्ती कोटा यहाँ पर है। सीधी भर्ती की बात कर रहा है दोस्तों, एलडीसी कोटा की बात नहीं कर रहा है। तो सीधी भर्ती कोटा है 15%। 15% इसका सही आंसर है। आप क्वेश्चन पेपर जो हल कर रहे हैं वो 35% का है, जो 35% है, लेकिन यहाँ सीधी भर्ती की बात करें तो 15% इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और 35% जो होता है दोस्तों पदोन्नति के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से सत्यापन करने पर यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो ऐसा उम्मीदवार की सेवाएं, यदि किसी उम्मीदवार की जो अनुसूचित जाति या जनजाति का है या अन्य पिछड़ा वर्ग का है उसका जाति प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर दोस्तों अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बारे में बात हुई है, तो भर्ती के लिए अगर उम्र सीमा पूछ ली जाती है, उम्र सीमा पूछ ली जाती है। यहाँ विकलांग की मैं बात करूंगा, विकलांग व्यक्ति की बात करूंगा तो उसके लिए अधिकतम उम्र क्या रखी गई है? तो दोस्तों 30 नॉर्मल होती है, 5 साल की उसको SC ST की छूट मिल जाती है और 10 साल दोस्तों विकलांग की छूट मिल जाती है। तो टोटल 45 वर्ष तक दोस्तों वो भर्ती देख सकता है, भर्ती हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है ऑप्शन ए है, समाप्त की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 से करीब 8-10 क्वेश्चन यहाँ पर रेल कर्मचारी हित निधि से संबंधित हैं, एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट फंड से संबंधित है दोस्तों क्वेश्चन दिए हुए हैं। पेपर दोस्तों बहुत ही अच्छा है और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से और धीरे-धीरे इसको हल कराने वाला हूँ। 5वें क्वेश्चन में देखिए, रेल कर्मचारी हित निधि के धन के स्रोत निम्न में क्या हैं? जो स्टाफ बेनिफिट फंड होता है, एसबीएफ जो स्टाफ बेनिफिट फंड है, उसके बारे में दोस्तों पूछा गया है कि धन के स्रोत निम्न में से क्या हैं। तो दोस्तों इसका आंसर देखिए, पहला है जुर्माने से प्राप्त सभी रकमें, समस्त भविष्य निधि बोनस से प्राप्त सभी अराजपत्र कर्मचारियों की रकमें एवं 3 वर्ष से अधिक के आदित्य परिश्रम। सी में लिखा हुआ है प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल को रेलवे राजस्व से वार्षिक अनुदान। तो और उपरोक्त में से सही, तो दोस्त आंसर तो इसका है उपरोक्त सही में से सभी जो क्वेश्चन 5 है ए बी सी तीनों ही सही हैं। अगर हम स्टाफ बेनिफिट फंड जो एसबीएफ है उसकी बात करें, रेलवे में शुरू हुआ था 1931 में, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है 1931 में। कर्मचारी हित निधि का जो प्रबंधन होता है, प्रबंध प्रधान कार्यालय द्वारा एक गठित समिति द्वारा होता है, जिसका अध्यक्ष होता है सीपीओ चीफ पर्सनल ऑफिसर है। कर्मचारी जो हित निधि है एसबीएफ, इसका जो प्रबंध होता है प्रधान कार्यालय द्वारा गठित एक समिति होती है, समिति का जो अध्यक्ष होता है सीपीओ होता है, चीफ पर्सनल ऑफिसर होता है। मैं दोस्तों यहाँ पर एसबीएफ के काफी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। अगला देखिए दोस्तों, वर्तमान में कर्मचारी हित निधि में विभिन्न गतिविधियों के संबंध में प्रति व्यक्ति योगदान है। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति योगदान 800 रुपये है। क्वेश्चन 6 का आंसर है ए सही 800 रुपये। पहले दोस्तों ये राशि 500 रुपये थी, अभी बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है। सरकारों द्वारा ये राशि जो 800 रुपये की है, सरकार द्वारा ये राशि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को जमा की जाती है। देखो यहाँ भी क्वेश्चन आया था 1 अप्रैल को, तो ये राशि दोस्तों 1 अप्रैल को जमा की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कर्मचारी हित निधि। देखिए देखो तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर एसबीएफ से ही संबंधित है। कर्मचारी हित निधि का प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय पर एक समिति सीएसबीएफसी द्वारा किया जाता है, जिसमें प्रत्येक मान्यता प्राप्त यूनियन के सदस्यों की जो संख्या है वो पूछी गई है। तो दोस्तों यहाँ पर सदस्यों की संख्या 6 होती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इस समिति के जो सदस्य होते हैं, मैंने अभी समिति की बात की थी, समिति का नाम है सीएसबीएफसी, सेंट्रल स्टाफ बेनिफिट कमेटी फुल फॉर्म है इसकी। इसका जो कार्यकाल होता है, इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। समिति में सचिव महाप्रबंधक द्वारा नामित एक कल्याणकारी अधिकारी होते हैं। सचिव की नियुक्ति महाप्रबंधक जो जीएम होते हैं वो नियुक्त करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि अध्यक्ष कर्मचारी हित निधि से किसी व्यय के वित्तीय औचित्य के बारे में समिति के बहुमत से असहमत है तो ऐसा मामला कहाँ जाएगा? तो ऐसा मामला दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है महाप्रबंधक, वो महाप्रबंधक को जाएगा। महाप्रबंधक ही दोस्तों जो रिपोर्ट है रेलवे को भेजता है। महाप्रबंधक ही कमेटी के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है और पुनः समिति में नामित कर सकता है। महाप्रबंधक के दोस्तों कर्मचारी जो हित निधि है उसमें जो कमेटी के जो सदस्य हैं उनको बर्खास्त कर सकता है या पुनः कमेटी में नामित कर सकता है। रिपोर्ट भी दोस्तों रेलवे बोर्ड को महाप्रबंधक ही भेजेगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए है महाप्रबंधक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, विभिन्न क्षेत्रीय रेल उत्पादन इत्यादि में कार्यशील केंद्रीय कर्मचारी हित निधि समिति को निधियों के पुनर्योजन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, जो निम्नलिखित में से किस गतिविधि को छोड़कर विभिन्न गतिविधियों के तहत विभिन्न शीर्ष में राशि के 25% से अधिक नहीं होगी? तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में लिखा हुआ है ए में केवल शिक्षा गतिविधि, ये भी सही है। केवल खेल गतिविधि, ये भी सही है। स्काउट गतिविधि, ये भी सही है। तो उपरोक्त में से ये सभी सही हैं। शिक्षा, खेलकूद और स्काउट ये सभी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन 9 का जो आंसर है वो है ऑल ऑफ
दी अबव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एसबीएफ से संबंधित है। कर्मचारी हित निधि का प्रबंधन रेलवे के मुख्यालय सीएसबीएफसी पर एक समिति द्वारा किया जाएगा, जिसका पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका पीठासीन अधिकारी होता है सीपीओ, मुख्य कार्मिक अधिकारी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 46 के उपबंधों के अनुसार रेल प्रशासन का यह कानूनी दायित्व है कि वे उन रेल स्थापनाओं में कैंटीनों की व्यवस्था करें जो कारखाना अधिनियम द्वारा शासित होते हैं और जहां डैश से अधिक व्यक्ति नियोजित होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर मैं आपको 4-5 क्वेश्चन कराने वाला हूँ, उनमें से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पूछा गया है दोस्तों कैंटीनों की व्यवस्था। मैं आपको सभी बता देता हूं कि जहां पर 30 महिला कर्मचारी होती हैं, 30 या 30 से अधिक महिला कर्मचारी होती हैं, वहां पर पालना घर की व्यवस्था होनी चाहिए, पालना घर होना चाहिए। जहां पर दोस्तों 150 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। जहां पर दोस्तों 250 व्यक्ति कार्य करते हैं, वहां पर कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कैंटीन पूछा गया था, तो आंसर इसका सही आंसर है 250, 250। यदि दोस्तों 500 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पर एक डॉक्टर की, एक एम्बुलेंस की और दोस्तों एक वेलफेयर इंस्पेक्टर की, एक वेलफेयर इंस्पेक्टर WLI की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर दोस्तों 1000 से अधिक कैंडिडेट काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, तो वहां पर CSO, एक चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। दोस्तों 30 पर एक पालना घर, 150 पर कैंटीन, 250 पर WLI डॉक्टर और एम्बुलेंस, 500 पर 250 पे दोस्तों कैंटीन, सॉरी 250 पर कैंटीन, 500 पर WLI एम्बुलेंस और एक डॉक्टर, 1000 पर दोस्तों एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सीपी ग्राम नागरिकों के लिए उपलब्ध एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन 12 में ऑप्शन ए देखिए, सीपी ग्राम, पहले सीपी ग्राम की फुल फॉर्म आपको मैं बता देता हूं। सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। दोबारा से सुनिए, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हिंदी में केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण निगरानी प्रणाली बोलते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर सार्वजनिक अधिकारियों को अपनी शिकायतें 24/7 दर्ज करने के लिए। तो दोस्तों ये सही है, सीपी ग्राम शिकायत दर्ज करने के लिए अधिकारियों के लिए 24/7 खुला रहता है। बी में लिखा हुआ है भारत सरकार और राज्यों के सभी मंत्रालय विभागों से जुड़ा एक पोर्टल है। सही है, प्रत्येक मंत्रालय और राज्य की इस प्रणाली तक भूमिका आधारित पहुंच है। तो दोस्तों ये भी सही है। तो यहाँ उपरोक्त सही रहेंगे, सभी उपरोक्त सभी सही हैं क्वेश्चन नंबर 12 के। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फैक्ट्री अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर कौन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है जिसने 17 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जिसकी आयु 18 वर्ष से कम हो, ये भी गलत हो जाएगा। सी में लिखा हुआ है जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो और 18 वर्ष से कम हो। तो दोस्तों ये सही है, डी बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार किशोर हुआ है जिसकी आयु 15 वर्ष से अधिक हो और 18 वर्ष से कम हो। इस नियम के तहत जो फैक्ट्री अधिनियम 1948 है, इसके बारे में कुछ और जानकारी मैं आपको दे देता हूं। इस नियम के तहत हड़ताल, तालाबंदी, छटनी आदि के नियम बनाए गए हैं। अगर हड़ताल की बात करें तो हड़ताल दोस्तों किसको कहेंगे, किसी उद्योग या रोजगार पर लगे व्यक्तियों के समूह जो है वो एक साथ काम करना बंद कर दे तो उसको हड़ताल कहेंगे। अगर हम तालाबंदी की बात करें तो तालाबंदी में जब कोई मालिक या नियोक्ता है अपने रोजगार के स्थान को बंद कर दे तो उसको तालाबंदी कहेंगे। और तीसरे की बात करें हैं छटनी, जब कोई नियोक्ता या मालिक
जो रोजगार है, रोजगार में लगे कर्मचारियों की संख्या को कम कर दे तो उसको छटनी कहेंगे। तो दोस्तों ये पूछा जाता है हड़ताल क्या होती है, तालाबंदी क्या है, छटनी क्या है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अंतर्गत ये आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार औद्योगिक शांति स्वैच्छिक डैश और अनिवार्य डैश के माध्यम से सुरक्षित की जाती है। तो ऑप्शन 14 की बात कर रहे हैं, तो 14 में दोस्तों यहाँ पर लिखा है न्याय, निर्णय और मध्यस्थता। न्याय, निर्णय और मध्यस्थता दोस्तों इसका सही आंसर है। न्याय, निर्णय और मध्यस्थता इसका, सॉरी दोस्तों यहाँ पर न्याय, निर्णय और मध्यस्थता नहीं, यहाँ पर बातचीत और निर्णय। औद्योगिक विवाद अधिनियम की बात है तो यहाँ पर देखिए बातचीत और निर्णय इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा 14 नंबर का। सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए एक मशीनरी नहीं है। तो एक मशीनरी नहीं है, सामूहिक सौदेबाजी। ऑप्शन ए सी इसका सही आंसर है। इस कानून की बात करें, औद्योगिक अधिनियम 1947 के तहत औद्योगिक विवादों के निपटान के लिए एक मशीनरी नहीं है, सामूहिक सौदेबाजी, सुलह अधिकारी है दोस्तों, सुलह बोर्ड है और श्रम न्यायालय है। तो दोस्तों इस कानून के तहत क्या क्या आते हैं, ये कानून में दोस्तों कौन कौन से रहेंगे, जैसे सुलह अधिकारी है, सुलह बोर्ड है, श्रम न्यायालय है। कानून के अध्याय 2 में दोस्तों ये 3 से 9 तक विभिन्न अधिकारियों का प्रावधान है। कानून का अध्याय 2 है और उसमें दोस्तों 3 से 9 तक विभिन्न अधिकारियों का प्रावधान है। अधिकारी जैसे 3 अधिकारी यहाँ पर हैं। इसके अलावा क्या क्या है दोस्तों, कार्य समिति है, समझौता अधिकारी है, उसके बाद जांच न्यायालय, समझौता मंडल, श्रम न्यायालय, न्यायिक न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय कार्य न्यायाधिकरण, ये दोस्तों सभी इसमें आते हैं। सामूहिक सौदेबाजी यहाँ पर दोस्तों नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, अधिनियम 1936 के वेतन भुगतान का विनिमय किससे संबंधित है। तो दोस्तों अधिनियम 1936 के वेतन भुगतान के विनिमय किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों यहाँ पर है, तो वेतन भुगतान अधिनियम 1936 है, लागू हुआ था। अगर लागू की बात करें तो ये 28 मार्च 1937 को ये लागू हुआ था। किस पर लागू होता है, जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी होते हैं वहां पर दोस्तों ये अधिनियम लागू होता है कि 20 कर्मचारी या उससे अधिक कर्मचारी जहां पर काम करते हैं तो वो यहाँ पर लागू होता है। इसका जो सही आंसर है वो देखते हैं दोस्तों, मजदूरी भुगतान की तिथि, अर्थात मजदूरी का भुगतान समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। मजदूरी भुगतान की तिथि अर्थात मजदूरी का भुगतान समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। तो दोस्तों दोनों ही यहाँ पर सही आंसर हैं, दोनों ही यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, ये दोस्तों ऊपर आया है, 28 मार्च 1937 को ये लागू हुआ है। 1936 के अनुसार रेलवे के मामले में उचित सरकार है, तो दोस्तों ये केंद्र सरकार है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, केंद्र सरकार। यहाँ पर दोस्तों वेतन काल की बात करें कि जो वेतन काल है वो 1 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी कर्मचारी का वेतन काल 1 माह मतलब 30 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि अपने मन से कि 45 दिन में वेतन दिया जाएगा या 2 महीने में वेतन दिया जाएगा, तो 30 दिन में वेतन देना जरूरी है। इसके अलावा जहां पर 1000 से कम कर्मचारी काम करते हैं तो वेतन काल जो है वहां पर वेतन का भुगतान वेतन काल समाप्ति के 7 दिन के भीतर कर देना चाहिए, 7 दिन के भीतर भीतर कर देना चाहिए। और जहां 1000 से अधिक कर्मचारी हैं वहां 10 दिन के भीतर भीतर वेतन कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 18, फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार क्रैच प्रदान किया जाना चाहिए यदि डैश या अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। क्रैच दोस्तों वही पालना घर या शिशु पालना जो घर है उसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी ऊपर मैंने बताया था 30 महिला कर्मचारी होने चाहिए और तो वहां पर पालना घर की व्यवस्था होती है। 30 पर पालन घर, 150 पे दोस्तों मैंने बताया था फर्स्ट एड बॉक्स, 250 पर एक कैंटीन, 500 पे दोस्तों एक WLI
एम्बुलेंस और एक डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए और 1000 पर दोस्तों CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 से न्यूनतम वेतन अधिनियम 1848 के अनुसार कर्मचारी की परिभाषा है वह जो आम तौर पर एक अच्छी तरह से परिभाषित नियमित प्रकृति का काम करता है। मुख्य आवश्यकता निर्णय कौशल और निपुणता ही नहीं बल्कि अपेक्षाकृत संकीर्ण कार्य के लिए उसे सौंपे गए कर्तव्यों के उचित निर्वहन की और महत्वपूर्ण निर्णय दूसरों द्वारा लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, अर्ध कुशल। यहाँ पर दोस्तों न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अनुसार पारी जो एक पारी का जो समय है वो 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रतिदिन अधिकतम कार्य 9 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए और लगातार कार्य के जो घंटे हैं 5 घंटे से अधिक कार्य नहीं होना चाहिए। 5 घंटे के बाद दोस्तों आधे घंटे का विश्राम दिया जाना चाहिए। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1848 के बारे में बात कर रहे हैं। इसका जो सही आंसर है सी है। यहाँ पर मैंने बताया था कि एक पारी अधिकतम 12 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रतिदिन अधिकतम 9 घंटे ही से ज़्यादा कार्य नहीं कराना चाहिए। लगातार यदि हैवी वर्क है तो 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं होना चाहिए। 5 घंटे बाद आधे घंटे का कम से कम रेस्ट या विश्राम दिया जाना चाहिए। और सप्ताह की बात करें तो पूरे सप्ताह में 48 घंटे दोस्तों काम से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता। 48 घंटे से ज़्यादा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1848 के अनुसार। इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 से भारत में बाल श्रम को रोकने के लिए बाल श्रम निषेध एवं विनिमय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो दोस्तों ये पारित किया गया था 1986 में बाल श्रम को रोकने के लिए। तो दोस्तों बाल श्रम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी कारखाने या खान या किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत है तो ये 32 अनुच्छेद के अंतर्गत है बाल श्रम अधिनियम 1986। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम 1986 किसका उदाहरण है? तो दोस्तों सुरक्षात्मक एवं श्रम विधान, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। बाल श्रम निषेध दिवस की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है तो हर साल 12 जून को ये दिवस मनाया जाता है। बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 निम्नलिखित में से कौन सा कानून भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर लागू होता है? नियामक श्रम विधान, ऑप्शन ए सही है। सुरक्षात्मक श्रम विधान और कल्याण श्रमिक विधान ये तीनों ही सही हैं। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुकंपा आधार पर नियुक्ति किस मास्टर सर्कुलर के अंतर्गत आती है? तो दोस्तों मास्टर सर्कुलर है 16 नंबर 16। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुकंपा के आधार पर लेवल 7 जीपी जो ग्रेड पे 4600 है। और अगर हम बात कर लें दोस्तों यहाँ पर वेतनमान की बात कर रहे हैं लेवल 7 की तो ये होता है दोस्तों 44,900। क्वेश्चन देखिए, अनुकंपा आधार पर लेवल 7 ग्रेड पे 4600 में नियुक्ति पर विचार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? तो सक्षम प्राधिकारी होता है जीएम जनरल मैनेजर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है विवाहित पुत्री को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन है? तो दोस्तों सक्षम प्राधिकारी है डीआरएम, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। डीआरएम डिविजनल रेलवे मैनेजर। यहाँ पर दोस्तों एक दो क्वेश्चन की और बात करते हैं। यदि एज में छूट चाहिए ऊपरी सीमा में, यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऊपरी सीमा में अगर छूट चाहिए तो कौन देता है? तो दोस्तों ये डीआरएम देता है ऊपरी सीमा में। यदि निम्न सीमा में
छूट चाहिए, जैसे 18 वर्ष में जॉब पर लगते हैं, यदि 17 वर्ष में लगना है, 1 वर्ष की छूट के लिए जीएम सक्षम प्राधिकारी होता है, और अगर 2 वर्ष की छूट चाहिए तो वहाँ पर रेलवे बोर्ड होता है, रेलवे बोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको बहुत ही क्लियर कर लेने हैं। ऊपरी सीमा की बात करिए तो ऊपरी सीमा में छूट देता है डीआरएम, निचली सीमा में छूट देता है 1 साल की जीएम देता है, और 2 साल की रेलवे बोर्ड देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 से, यदि स्थानांतरण 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हुआ है तो कितना प्रतिशत कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफर ग्रांट बेसिक वेतन का देय है? तो दोस्तों ये 80% होता है, तो मूल वेतन का 80% होता है। सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80% हमेशा होता है, तो 80%, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। 20 किलोमीटर से अधिक जब भी है तो 80% रहेगा, 80%, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 से, रेलवे कर्मचारी के लापता होने की तिथि से कम डैश वर्ष की समाप्ति के बाद पात्र वार्ड में अनुकंपा नियुक्त पर विचार किया जा सकता है। तो दोस्तों 2 वर्ष, रेलवे कर्मचारी के लापता होने की तिथि से कम 2 वर्ष की समाप्ति के बाद पात्र वार्ड में अनुकंपा नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, और 27 हो चुका है। 28 देखिए, रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में सीजीए के लिए विचार किए जाने के लिए कौन पात्र नहीं है? सीजीए, ऑप्शन ए में देखिए विवाहित पुत्र, विवाहित बेटी, जीवन साथी, ऑप्शन डी में देखिए जीजाजी। तो दोस्तों यहाँ पर सीजीए के लिए जीजाजी पात्र नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेलवे कर्मचारी के आश्रित को ऊपरी आयु में छूट देने के लिए कौन सक्षम है? तो ऊपरी आयु में दोस्तों डीआरएम, अभी आपको मैंने बताया था कि ऊपरी आयु में डीआरएम छूट देता है, और निचली आयु में जीएम 1 वर्ष के लिए, रेलवे बोर्ड 2 वर्ष की छूट देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 से, नई पेंशन योजना के टीयर 1 के तहत कर्मचारी के खाते में सरकारी योगदान की दर क्या है? तो दोस्तों एनपीएस न्यू पेंशन योजना की जो बात हो रही है, ये एनपीएस जो चालू हुआ था दोस्तों, एनपीएस की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2004 से शुरू हुआ था। पहले दोस्तों एनपीएस का जो नाम था नेशनल पेंशन सिस्टम, और एनपीएस पहले न्यू पेंशन योजना था। अभी दोस्तों एनपीएस का नाम चेंज हो गया है, नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस हो गया है। कर्मचारी का दोस्तों यहाँ पर 10%, और सरकार का दोस्तों 14 प्लस डीए रहता है। कर्मचारी की बात करें दोबारा से देखिए, कर्मचारी 10% प्लस डीए, सरकार 14% प्लस डीए। तो यहाँ पर पूछा है दोस्तों सरकारी योगदान, तो मूल वेतन का 14% प्लस डीए इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से, केंद्र सरकार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ये कब से शुरू हुआ था? तो दोस्तों लागू हुआ है फरवरी 2019 से ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों ये 10% का आरक्षण चालू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दोस्तों ये और बता देता हूँ कि 8 लाख रुपए से कम, 8 लाख से रुपए से कम है वो ही ईडब्ल्यूएस में आएंगे। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आएंगे 8 लाख से कम जिनकी सालाना आय है। और किसान की बात करें तो किसान में दोस्तों जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है वो दोस्तों ईडब्ल्यूएस में काउंट किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 से, आरपीएफ और आरपीएसएफ के अधिकारियों को कितना पोशाक भत्ता मिलता है? अधिकारियों की बात हो रही है दोस्तों, अधिकारियों में दोस्तों 20,000 मिलता है, लेकिन अभी डीए 50% होने के बाद 25% हर जो भत्ते हैं उनमें वृद्धि की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों अभी नया क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये 25,000 हो जाएगा दोस्तों, 25,000 इसका सही आंसर है। इस पेपर के हिसाब से यहाँ पर डी सही था अभी, लेकिन अभी 25,000 हो चुका है। तो आपको अभी क्वेश्चन जब करके आना है 25,000 ऑप्शन है तो आपको 25,000 पर टिक लगाना है।
अगला क्वेश्चन देखिए, मुख्यालय स्तर पर पीएनएम का अध्यक्ष कौन होता है? पीएनएम मुख्यालय स्तर की बात हो रही है दोस्तों। पीएनएम परमानेंट परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी, ये फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फुल फॉर्म दोस्तों है पीएनएम की परमानेंट नेगोशिएशन मशीनरी। और मुख्यालय स्तर पर पूछा है दोस्तों, मुख्यालय स्तर पर होता है महाप्रबंधक। मैं आपको बता देता हूं तीनों स्तर पर, 3 स्तर होते हैं दोस्तों। मंडल स्तर पर, मंडल स्तर पर होता है दोस्तों डीआरएम, मंडल स्तर पर डीआरएम होता है। और जोनल लेवल जो मुख्यालय स्तर पर होता है वो जीएम होता है। हेडक्वार्टर लेवल पर जीएम होता है। और तीसरा, अगर रेलवे बोर्ड की बात करें, रेलवे बोर्ड में तो यहाँ सदस्य कार्मिक अधिकारी, सदस्य कार्मिक रेल बोर्ड का जो अधिकारी है वो दोस्तों यहाँ पर अध्यक्ष रहेगा। मुख्यालय स्तर पर पूछा गया था तो दोस्तों यहाँ पर जीएम होता है, महाप्रबंधक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभाग स्तर पर पीएनएम का अध्यक्ष कौन होता है? उसी का क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभाग स्तर की पूछी है। प्रभाग स्तर पर दोस्तों, जिसको मंडल स्तर बोलते हैं, तो मंडल स्तर पर दोस्तों मंडल रेल प्रबंधक डीआरएम डीआरएम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिवीजन स्तर पर पीएनएम का संयोजक। 3-4 क्वेश्चन दोस्तों एक ही टॉपिक से पूछे गए हैं। पीएनएम पीएनएम का दोस्तों पूछा गया था प्रभाग स्तर पर, जोनल स्तर पर और हेडक्वार्टर स्तर, तीनों आपको मैंने बताए हैं। यहाँ पर पूछ लिया दोस्तों, डिवीजन स्तर पर पीएनएम का संयोजक जो सचिव बोलते हैं वो कौन होता है? तो दोस्तों यहाँ भी मैं आपको तीनों बता देता हूँ। मंडल स्तर पर, जो मंडल स्तर है उस पर वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी होता है, वरिष्ठ मंडल कार्मिक होता है, सीनियर होता है। यहाँ पर जोनल लेवल की बात करें, जो जोनल लेवल है, हेडक्वार्टर लेवल है, उस पर दोस्तों मुख्य कार्मिक अधिकारी होता है, मुख्य कार्मिक अधिकारी होता है। और थर्ड नंबर, जो रेलवे बोर्ड स्तर है वहां पर सलाहकार, सलाहकार रेलवे बोर्ड का जो सदस्य है वो दोस्तों यहाँ पर संयोजक होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडल रेल प्रबंधक इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, दहेज लेने ऑब्लिक देने से संबंधित नियम रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम संख्या डैश में निहित है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको कई सारे नियम कराने वाला हूँ। इसका तो सही आंसर है ऑप्शन बी, नियम नंबर 13A। दहेज लेने या देने से संबंधित नियम रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 13A में निहित है। 13A ध्यान रखना है दोस्तों, 13A। अब नियम और आपको मैं बता देता हूं कि नियम 3A से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। 3A फर्स्ट नंबर पर, 3A किससे संबंधित है? 3A तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है। 3B सरकार की नीतियों का पालन है। और 3C यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है, महिला कर्मचारी से यौन उत्पीड़न से संबंधित है, कई बार पूछा जाता है। तो 3C आपको याद रखना है, यौन उत्पीड़न से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें रूल नंबर 5 की, तो 5 में राजनीतिक या चुनावों में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 6 की बात करें तो किसी संघ या संगठन में शामिल होना वर्जित है जो भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध है। रूल नंबर 6। अगर रूल नंबर 7 की बात करें तो प्रदर्शन या धरना या जुलूस में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 9, प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है, प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। और ये रूल नंबर 8 है। और रूल नंबर 9 की बात करें तो सरकार की आलोचना करना वर्जित है। रूल नंबर 8 में दोस्तों ध्यान रखना है प्रेस और या मीडिया से संबंधित है, और 9 में सरकार की आलोचना है। यहाँ पर 13A की बात है तो 13A में दोस्तों बताया गया है कि दहेज लेना या देना ये नियम के खिलाफ है। 13A की बात है, 13 भी बता देता हूँ दोस्तों। 13 में भी उपहार से संबंधित है कि आप किसी से महंगे उपहार नहीं ले सकते हैं। उसमें आपको पैसे का दिया हुआ है कि 25,000 से अधिक नहीं होना चाहिए। कई दोस्तों रूल हैं लेकिन उपहारों से संबंधित है। रूल नंबर 13 है। कई रूल यहाँ पर आपको बता दिए हैं। 13C आपको विशेष याद रख 3C
सॉरी 3C आपको विशेष याद रखना है, महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37, कैलेंडर वर्ष के दौरान अराजपत्रित रेलवे कर्मचारी की यदि शेयर प्रतिभूतियों डिबेंचर म्यूचुअल फंड योजनाओं में कुल लेन-देन डैश से अधिक है तो सभी कर्मचारी सरकारी सेवकों के संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रोफार्मा में एक सूचना भेजी जानी चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, 6 महीने का मूल वेतन, 6 महीने का मूल वेतन। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी रेल सेवकों के संबंध में यदि चल संपत्ति में कोई लेन-देन है डैश से अधिक हो तो निर्धारित प्रोफार्मा में निर्धारित प्राधिकारी को सूचना भेजी जानी चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 2 महीने का मूल वेतन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम 3132 के अंतर्गत क्या उल्लेख है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था 3A बताया था और 3B बताया था। 3A 3B ए में आपको बताया था कि तत्परता और शिष्टाचार, 3B में आपको मैंने बताया था कि सरकार की नीतियों का पालन, और 3C जो 33 बोलते हैं महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो यहाँ पर 3A और B 3 1 और 2 पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कर्तव्य के प्रति समर्पण बनाए रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से, यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की शर्तों के तहत आईसीसी द्वारा जांच को कितने दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसको 90 दिनों के भीतर पूरा कर लेना चाहिए। यौन उत्पीड़न रोकथाम जो अधिनियम है उसमें कमेटी बनाई जाती है और कमेटी को दोस्तों 90 दिनों में जांच पूरी कर लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, D&AR में मानक फॉर्म संख्या 10 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 41 में मानक फॉर्म संख्या 10 की बात कही गई है। तो SF दोस्तों SF 10 पूछा गया है, मानक फॉर्म संख्या 10 है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए है, सामान्य कार्यवाही में आरोप पत्र। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी मानक फॉर्म बता देता हूँ, SF1 से लेके SF11 तक आपको दोस्तों मैं यहाँ पर सभी बता देता हूँ। ध्यान से सुनिएगा, SF1 की बात हो रही है तो SF1 में दोस्तों निलंबन से संबंधित है, निलंबन से संबंधित SF1 है। SF2 की बात करें तो दोस्तों माना गया निलंबन, SF2 में बताया गया है। SF3 की बात करें तो जो निर्वाह भत्ते हैं, जिस किसी को दोस्तों सस्पेंड कर दिया जाता है और तो उस समय जो निर्वाह भत्ते के लिए पूर्व कर्मचारी का जो घोषणा पत्र है वो घोषणा पत्र से संबंधित है। SF4 की बात करें, SF4 में दोस्तों जो निलंबन किया गया था निलंबन SF1 में, उसको दोस्तों निलंबन 4 में के हिसाब से SF4 के हिसाब से निलंबन को रद्द किया जाता है। SF5 दोस्तों SF जो 5 है ये काफी बार पूछा जाता है, तो ये बड़ी शास्ति का आरोप है। निलंबन 6, निलंबन 5 हो गया दोस्तों। उसके बाद निलंबन 7 की बात करें तो निलंबन 7 में दोस्तों दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना। 6 5 मैंने आपको बताया था, अभी 6 में देखिए दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना। और SF7 में देखिए जांच अधिकारी की नियुक्ति, SF7 में। SF8 में प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति, SF8 में। जो SF9 था दोस्तों उसको हटा दिया गया है। SF10 में ही पूछा गया था क्वेश्चन में। SF10 में दोस्तों SF10 में संयुक्त कार्रवाई का आदेश। उसके बाद 10A भी होता है दोस्तों, संयुक्त कार्रवाई में जांच अधिकारी की नियुक्ति। और 10B भी होता है, तो 10B में संयुक्त कार्रवाई में प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है 10, तो यहाँ पर सामान्य कार्रवाई में आरोप पत्र सही है। उसके बाद दोस्तों SF11 की बात करें, SF11 में छोटी शास्त्री हेतु आरोप पत्र है। SF11 के बाद दोस्तों SF11B भी आता है जिसमें छोटी शास्त्री का आरोप पत्र जिसमें जांच करने की कार्रवाई आवश्यक हो। और SF11C भी होता है जिसमें बड़ी शास्त्री में छोटी शास्त्री की कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों यहाँ मैंने SF1 से लेकर SF11 तक आपको बताया है। तो इसका जो सही आंसर है सामान्य कार्रवाई में आरोप पत्र, सामान्य कार्रवाई में आरोप पत्र इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, मेजर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन से मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था SF5 है, SF5 इसका सही आंसर है। मेजर पेनल्टी जो बड़ी शास्ति है वो SF5 में। अगला क्वेश्चन देखिए, माइनर पेनल्टी चार्जशीट जारी करने के लिए कौन से मानक फॉर्म का उपयोग किया जाता है? तो SF11। दोस्तों यहीं से देखिए 3-4 क्वेश्चन आपने कर दिए हैं, एक बार आप अच्छे से समझ लें। 43 का SF11 सही आंसर है, माइनर पेनल्टी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 से, DAR नियम के तहत, DAR नियम के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी को संशोधन किया जाता है। रूल रिवीजन, रिवीजन की बात हो रही है, तो दोस्तों रूल नंबर 25 है, रूल नंबर 25 इसका सही आंसर है। या रिवीजन की बात हुई है, अगर दोस्तों रिव्यू की बात होती, पुनरीक्षा की बात होती, रिव्यू रिव्यू की बात होती, तो रिव्यू में दोस्तों 25A, रूल नंबर 25A होता है। कुछ रूल और आपको दोस्तों बता देता हूं, टोटल जो रूलों की संख्या है वो 31 रूल हैं। इनसे दोस्तों यहाँ पर कई क्वेश्चन हल होंगे, तो आप एक बार अच्छे से समझ लें कि यहाँ पूछा गया था पुनरीक्षण, रिवीजन, रिवीजन में 25 है, और रिव्यू होता है जिसको पुनरीक्षा बोलते हैं, उसको 25A। टोटल जो रूल हैं DAR के, वो टोटल 31 रूल हैं। मेन रूल आपको दोस्तों यहाँ पर बता देता हूँ। रूल नंबर दो में परिभाषाएं बताई गई हैं। रूल नंबर 3 में विस्तार क्षेत्र बताया गया है, और रूल नंबर 5 में निलंबन बताया गया है। रूल नंबर जो 6 है उसमें शास्तियाँ, जैसे बड़ी और छोटी दोनों जो शास्ति हैं वो इसमें बताई गई हैं। रूल नंबर 7 में दोस्तों अनुशासन अधिकारी के बारे में बात की गई है। रूल नंबर 10 की बात करें तो जांच रिपोर्ट है, रूल नंबर 10 में जांच रिपोर्ट है। रूल नंबर 12 की बात करें तो आदेशों की सूचना, रूल नंबर 12 में आदेशों की सूचना। रूल नंबर 13 की बात करें तो सामूहिक जांच प्रक्रिया, सामूहिक जांच प्रक्रिया, रूल नंबर 13। रूल नंबर 17 की बात करें, रूल नंबर 17 तो एक ऐसे आदेश है जिनके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। रूल नंबर 17 में ऐसा जो आदेश है जिसके विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती, रूल नंबर 17 में है। रूल नंबर 18 में इसके विपरीत है, जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, ऐसा आदेश है जिसके विरुद्ध अपील की जा सकती है, रूल नंबर 18। रूल नंबर 30 है, रूल नंबर 30 है संदेहों का निस्तारण, संदेहों का निस्तारण। तो दोस्तों मेन रूल आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। क्वेश्चन 44 का जो सही आंसर है नियम नंबर 25 है, रूल नंबर 25 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस DAR नियम के तहत राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है? तो राष्ट्रपति के पास जो अपील की जाती है, रूल नंबर 31 है, रूल नंबर 31 से राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है, रूल नंबर 31 के तहत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 है, D&R नियमों के तहत सेवा के निष्कासन या बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड लगाने के लिए कौन सक्षम है? तो दोस्तों कौन सक्षम है? 40C का जो सही आंसर है वो नियुक्ति प्राधिकारी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुविधा पास PTO को रोकना किस प्रकार का दंड है? तो दोस्तों सुविधा पास PTO माइनर पेनल्टी है। SF11 जारी होती है, माइनर पेनल्टी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निंदा या दंड की D&R नियमों के तहत किस प्रकार का दंड है? तो दोस्तों ये भी माइनर है। SF11 दोस्तों यहाँ पर जारी की जाएगी, छोटी शास्ति है SF11। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड किस प्रकार का दंड है? अनिवार्य सेवानिवृत्ति मतलब जबरदस्ती सेवानिवृत्ति देना है, वो मेजर पेनल्टी है, SF5 जारी की जाएगी, अनिवार्य सेवानिवृत्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च अनुशासन प्राधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च अनुशासन प्राधिकारी होता है, भारत का राष्ट्रपति। हु इज द सुप्रीम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी? तो दोस्तों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखिए, DCRG की अधिकतम राशि क्या है? तो दोस्तों DCRG की अधिकतम राशि इस क्वेश्चन के हिसाब से 25 लाख रुपए है, लेकिन DA जो 50% बढ़ गया है, 50% से अधिक हो रहा है, तो 25% यहाँ पर बढ़ा दिया गया, तो DCRG की राशि अभी 25 लाख रुपए है। 25 लाख दोस्तों आपको यहाँ पर सही करना होगा।
इस क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से यहाँ पर 20 लाख सही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है 25 लाख है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, जिस रेल सेवा के विरुद्ध विभागीय या न्यायिक कार्रवाई प्रारंभ की गई हो वह नियुक्त में से किसके लिए पात्र नहीं है? तो दोस्तों कम्यूटेशन, ग्रेचुटी, उपरोक्त दोनों, तो दोस्तों दोनों के लिए पात्र नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों पेपर थोड़ा सा मैं फास्ट कराना स्टार्ट किया है क्योंकि बहुत बड़ा पेपर हो जाता है, हल करते टाइम भी बोर होते हैं और दोस्तों आप पढ़ते टाइम भी बोर होते हैं। हो सकता है दोस्तों मैं इस पेपर को अगली बार से जब भी पेपर बनाऊंगा तो 2 पार्ट में बनाऊं जिससे बोर नहीं हो। अभी दोस्तों आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में दें कि 1 पार्ट में ही बनाएं या 2 पार्ट में बनाएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 52 रह गया दोस्तों, 52 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, निम्नोक्त में से किस पेंशन हित लाभ में से अधिकारी या रेलवे की बकाया धनराशि का समायोजन या वसूली की जा सकती है? तो दोस्तों यहाँ पर भविष्य निधि, ये गलत है। सामूहिक बीमा योजना, ये भी गलत है। डीसीआरजी या मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, दोस्तों ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस मद से सरकारी या रेल आवासों के बकाये का समायोजन या वसूली की जा सकती है? तो दोस्तों ग्रेजुएटी से भी की जा सकती है, पूरी वसूली किए जाने तक पेंशनर की महंगाई राशि से भी की जा सकती है। उपरोक्त में से दोनों इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, 55 में देखिए, निम्नोक्त में से किन छुट्टियों की गणना अहर्क सेवा के रूप में की जाती है? अहर्क सेवा के रूप में किन छुट्टियों की गणना की जाती है? तो दोस्तों 55 में देखिए कौन कौन सी छुट्टी हैं। ऐसी सभी छुट्टियां जिनके लिए छुट्टी का वेतन दो, तो दोस्तों ये राइट है। चिकित्सीय आधार पर ली गई सभी असाधारण छुट्टियां, ये भी राइट है। और सी में देखिए ऐसी असाधारण छुट्टियां जिन्हें उच्च वैज्ञानिक या तकनीक अध्ययन के लिए स्वीकृत किया गया हो, तो दोस्तों ये भी राइट है। तो उपरोक्त में ये सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 से, इसमें देखिए किसी भी रेल कर्मचारी को अधिकतम कितने दिन की औसत वेतन छुट्टी उसके छुट्टी खाते में इकट्ठी की जा सकती हैं? तो दोस्तों ये 300 छुट्टी अधिकतम इकट्ठी की जा सकती हैं। रिटायरमेंट के समय दोस्तों 300 छुट्टी का ही नकदीकरण मिलता है, अधिकतम 300 छुट्टी। ये 300 छुट्टी दोस्तों आप रिटायरमेंट से 1 वर्ष पूर्व भी ले सकते हैं और ये 300 छुट्टी एक साथ दोस्तों आप ले सकते हैं रिटायरमेंट से पूर्व। इनका नकदीकरण फिर जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तो नकदीकरण नहीं होगा। पूछ लिया जाता है कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों इसके विपरीत क्वेश्चन बनता है कि एचएलएपी, जो एचएलएपी होती हैं अर्ध औसत वेतन छुट्टी, वो कितनी इकट्ठी की जा सकती हैं? तो दोस्तों वो उनकी कोई सीमा नहीं है, वो कितनी भी इकट्ठी की जा सकती हैं। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जाता है। इसका तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी 300। दोस्तों 300 छुट्टी का उस समय पैसा मिलता है। अगर पूरी सेवा काल में अगर नकदीकरण छुट्टियों का माना जाए तो दोस्तों 60 छुट्टियों का नकदीकरण होता है। 10 छुट्टी का एक बार में, उसके बाद फिर 10 छुट्टी का एक बार में, इस प्रकार 6 बार दोस्तों हम छुट्टी का पैसा ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समय भी रखा गया है कि 2 साल के अंदर, कि 2 साल का गैप होना चाहिए, उसके बाद ही दोस्तों आपको 10-10 छुट्टी का पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके खाते में 40 छुट्टी होना आवश्यक है, तभी आप दोस्तों यहाँ पर 10 छुट्टी का पैसा ले सकते हैं। एचएलईपी का आपको बता दिया कि इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी भी इनको इकट्ठी की जा सकती है। इसको क्वेश्चन का जो आंसर था वो 300 है कि आप 300 एलएपी इकट्ठा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी रेल कर्मचारी के छुट्टी खाते में कोई छुट्टी नहीं हो तो कौन सी छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? तो दोस्तों लीव नॉट ड्यू, एल एन डी, लीव नॉट ड्यू स्वीकृत की जा सकती है। लीव नॉट ड्यू के बारे में दोस्तों कि ये पूरे सेवा काल में 360 दिन की मिलती है। पूरा सेवा काल पूछा जाए कि पूरे सेवा काल में कितने दिन की छुट्टी मिलती है, तो 360 दिन की मिलती है। इनको दोस्तों अनार्जित छुट्टी या अदेय छुट्टी भी कहते हैं।
चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एक बार में ये 90 दिन की छुट्टी मिलती है। विशेष परिस्थितियों में दोस्तों इनको 180 दिन तक बढ़ाया जा सकता है और पूरे सेवा काल में इनकी जो छुट्टियों मिल सकती है वो 360 छुट्टी दोस्तों आपको 360 छुट्टी मिल सकती हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है लीव नॉट ड्यू LND। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी भी कर्मचारी के छुट्टी खाते में जमा होने वाली HLP की अधिकतम संख्या क्या है? तो दोस्तों मैं इससे पहले करा दिया है कि इसके कोई भी सीमा नहीं होती है HLP। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, टीबी या कैंसर से पीड़ित कर्मचारी को कितने दिनों की अधिकतम लीव नॉट ड्यू स्वीकृत की जा सकती है? अभी उससे ऊपर मैंने आपको बताया था कि अधिकतम 360 पूरे सेवा काल में 360 दिन की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, 60 अध्ययन अवकाश उन कर्मचारियों को दी जा सकती है जिन्होंने परिवीक्षाधीन अवधि पूर्ण कर ली हो और तथा जिन्होंने डैश 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 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो। तो दोस्तों 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के बाद ही दोस्तों आपको छुट्टी मिलेगी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। अध्ययन अवकाश 5 वर्ष की सेवा के बाद मिलता है और 2 साल का 24 माह का अध्ययन अवकाश मिलता है नॉर्मल कर्मचारी को। डॉक्टर्स की बात करें तो दोस्तों इनको 36 माह का अध्ययन अवकाश मिलता है, लेकिन कंडीशन है दोस्तों एक बार में 12 महीने का मतलब 1 साल का ही अध्ययन अवकाश मिलेगा। उसके बाद अगले 12 जो महीने हैं उसका आपको अवकाश मिलेगा। तो यहाँ पर 5 साल इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सुविधा पास में अधिकतम कितने आश्रित शामिल हो सकते हैं? तो दोस्तों सुविधा पास में अधिकतम दो आश्रित शामिल हो सकते हैं। सुविधा पास में आश्रित की बात हुई है तो 2 शामिल हो सकते हैं और टोटल कैंडिडेट उस समय दोस्तों 5 कैंडिडेट रहेंगे। 5 कैंडिडेट रहेंगे जिसमें अगर 2 आश्रित हैं तो 3 कैंडिडेट आपके फैमिली के होंगे और 2 आश्रित रहेंगे। यदि दोस्तों आश्रित को शामिल नहीं किया जाता है तो सुविधा पास में कितने भी जो फैमिली मेंबर हैं, फैमिली मेंबर में स्वयं पत्नी और बच्चे कितने भी शामिल हो सकते हैं, 5 6 7 8 9 वो सभी शामिल हो सकते हैं। लेकिन आश्रित को शामिल करने के बाद 5 ही कैंडिडेट रहेंगे और आश्रितों की संख्या दोस्तों 2 से ज्यादा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 62 रनिंग स्टाफ के लिए प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण पात्रता हेतु कितने प्रतिशत रनिंग भत्ते की गणना की जा सकती है? तो दोस्तों रट लेना है 30%। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 डैश के मामले में ब्रेक जर्नी की अनुमति नहीं है। तो किस पास के बारे में पूछ रहा है कि किस पास के मामले में ब्रेक जर्नी अनुमति नहीं है? तो सुविधा पास में होता है, सेवानिवृत्ति के मानार्थ पास में भी होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेटलमेंट पास ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि सेटलमेंट पास पर जर्नी जो ब्रेक जर्नी है वो उसकी अनुमति नहीं होती है। मानार्थ पास दोस्तों आपको रिटायरमेंट के समय या BRS लेने पर मिलता है। BRS दोस्तों आपको 20 साल की जो सर्विस है, 20 साल की सेवा है उसके बाद ही दोस्तों आप BRS ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 64 महाप्रबंधक के लिए किस श्रेणी का पास स्वीकार्य है? महाप्रबंधक जो GM होता है उसको कौन सी श्रेणी का पास होता है? तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। इसका तो दोस्तों सही आंसर है गोल्ड पास है। दोस्तों जो धातु पास होते हैं 3 टाइप के होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। महाप्रबंधक को यहाँ पर गोल्ड पास मिलता है। पास दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार के पास होते हैं। 3 टाइप के दोस्तों पास होते हैं, जैसे एक ड्यूटी पास होता है, एक सुविधा पास होता है और तीसरा दोस्तों विशेष पास होते हैं। ड्यूटी पास में जैसे मेटल पास है, चेक पास है, कार्ड पास है, ये ड्यूटी पास में आ जाते हैं। सुविधा पास में पास और PTO ये आ जाते हैं। तीसरे जो मैंने बताए थे विशेष पास जिसमें मानार्थ पास होता है, विधवा पास होता है, आवासीय पास होता है, स्कूल चेक पास होता है, स्कूल कार्ड पास होता है, चिकित्सा पास होता है, खेलकूद पास होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये पास होते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था कि महाप्रबंधक के लिए कौन सा श्रेणी का पास होता है, तो गोल्ड होता है। लेवल जो 16 और 17 के जो होते हैं जिसमें CRB, रेलवे बोर्ड और GM उनको गोल्ड पास मिलता है।
लेवल 16 और 17। अगर दोस्तों लेवल 14 और 15 की बात करें, लेवल और 14 और 15 है, उसमें उनको दोस्तों सिल्वर पास मिलता है। जैसे डीआरएम हुआ, एचएजी ग्रेड के अधिकारी हुए या एसएजी ग्रेड के जो अधिकारी हैं, उनको सिल्वर पास मिलता है। डीआरएम का पूछ लिया जाता है कि डीआरएम को कौन सा पास मिलता है, तो सिल्वर पास मिलता है। बाकी जो अधिकारी हैं दोस्तों, उनको ब्रॉन्ज पास मिलता है, अधिकारियों को ब्रॉन्ज पास मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। मानार्थ पास प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है, तो दोस्तों मैंने बताया था 20 साल इसकी न्यूनतम सेवा योग्यता है। अगला क्वेश्चन, निवारण के तहत शिकायतों के निवारण की अधिकतम अवधि क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर 30 दिन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, 30 दिन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 67। एमएसईपी के अंतर्गत अधिकतम कितने वित्तीय उन्नयन की अनुमति है? वित्तीय उन्नयन की अनुमति है, जो वित्तीय लाभ होते हैं वो दोस्तों 3 लाभ ले सकते हैं, 10 साल में, उसके बाद 20 साल में और 30 साल में। 3 वित्तीय लाभ आपको मिलेंगे, 10, 20 और 30 साल के अंतर्गत दोस्तों मिलेंगे। एमएससीपी के बारे में बात हुई है, तो एमएससीपी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है, तो वो आपको बता देता हूँ। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। दोबारा से सुनिए, मॉडिफाइड मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम। पूरे सेवा काल में दोस्तों 3 वित्तीय लाभ दिए जाते हैं, जो आपको मैंने बता दिया, 10 साल पर, 20 साल पर और 30 साल पर। एक ही ग्रेड में काम करना होना चाहिए, एक ही ग्रेड में। ये नहीं कि आप ग्रेड चेंज हो गया है तो आपको दोस्तों वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। एक ही ग्रेड में दोस्तों 10 साल हो चुके हैं तो आपको दोस्तों वित्तीय लाभ की अनुमति है। ये दोस्तों लागू हुआ था एमएसएपी की अगर बात करें तो ये 1 सितंबर 2008 से दोस्तों लागू है। कई बार पूछ लिया जाता है, 1 सितंबर 2008 से दोस्तों ये लाभ है। यह लाभ व्यक्तिगत आधार पर दिया जाता है, कोई प्रमोशन नहीं है दोस्तों, ये कोई प्रमोशन नहीं है। इसमें कर्मचारी का पदनाम और वर्गीकरण नहीं बदलता है, पदनाम वही रहेगा, वर्गीकरण भी दोस्तों जिस ग्रेड में है उसी ग्रेड में रहेगा। अगला देखिए दोस्तों, संपूर्ण सेवा अवधि में अधिकतम अवकाश नकदीकरण अनुमन्य है। इससे पहले मैंने आपको बता चुके हैं कि 60 दिन का अवकाश नकदीकरण करा सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप एक बार में 10 अवकाश का ही नकदीकरण होगा। पूरे सेवा काल में 60 अवकाश का नकदीकरण करा सकते हैं, मतलब 6 बार ये नकदीकरण आप करा सकते हो। कंडीशन है दोस्तों कि आपके खाते में 40 एलएपी होनी चाहिए, क्योंकि 40 में से 10 जाएंगी तो 30 बचेगा, तो कम से कम दोस्तों बची रहनी चाहिए 30 छुट्टी। अवकाश नकदीकरण के बाद 30 छुट्टी आपके खाते में बची होनी चाहिए, तो इसका मतलब 40 छुट्टी आपके खाते में होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69। पेंशन में अधिकतम राशि परिवर्तन की अनुमति है, तो दोस्तों पेंशन में जो अधिकतम राशि परिवर्तन की अनुमति है वो 40% है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधे सेट मानार्थ पास की वैधता होती है वो 5 महीने होती है। आधे सेट मानार्थ पास से, मानार्थ पास दोस्तों आपको 20 साल की सेवा के बाद मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल शिक्षा भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता जो सब्सिडी है के प्रतिपूर्ति दावा केवल डॉट बच्चे या बच्चों के लिए किया जा सकता है, तो प्रथम जीवित 2 बच्चों के लिए, प्रथम जीवित 2 बच्चों के लिए दोस्तों ये एक बच्चे के लिए 33,756 रुपये मिलना स्टार्ट हो चुका है। 33,756, पहले दोस्तों 27,000 मिलता था, अभी दोस्तों 33,756 रुपये मिलता है। पर मंथ की बात करें तो पर मंथ दोस्तों ये 2813 रुपये पर मंथ मिलता है। 2 बच्चों का पैसा दोस्तों आपको मिलेगा, प्रथम 2 जीवित बच्चों को पैसा मिलेगा। ये पैसा दोस्तों आपको एल के जो आपकी एलकेजी है, नर्सरी है, उससे 1 साल से पहले से दोस्तों, और उसके बाद 12th तक के लिए ये पढ़ाई के लिए पैसा मिलता है, शिक्षा भत्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टरों को दी जाने वाली एनपीए की दर क्या है, तो दोस्तों डॉक्टरों को जो एनपीए की दर दी जाती है वो 20%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेवल 5 में पूरे दिन के लिए स्वीकार्य अधिकतम यात्रा भत्ता है। पूरे दिन की बात हो रही है दोस्तों, यात्रा भत्ता पूरे दिन की, तो यहाँ
बी इसका राइट आंसर है, बी। ये पेपर पहले का है लेकिन अभी दोस्तों 25% सभी भत्ते बढ़ चुके हैं, तो इसका राइट जो आंसर होगा 625 होगा। लेवल 5 के लिए दोस्तों 625 होगा। इसके हिसाब से 500 सही आंसर था, लेकिन अभी दोस्तों 625 रुपये मिलता है। पूरे दिन की बात हो रही है दोस्तों, पूरे दिन का मतलब है कि 12 घंटे से अधिक, 12 घंटे से अधिक 625 रुपये। लेवल 5 या उससे कम को दोस्तों 625 मिलते हैं। अगर लेवल 6 और 8 की बात करें, 6 से 8 की बात करें तो उनको 1000 रुपये मिलना स्टार्ट हो चुका है। न्यू न्यू भत्ते की बात कर रहा हूँ दोस्तों। लेवल 9 से 11 की बात करें तो इनको मिलता है 1125 रुपये। 12 और 13 की बात करें तो इनको दोस्तों 1250 रुपये। और लेवल इससे ऊपर के हैं 14 या इससे ऊपर के, उनको 1500 रुपये यात्रा भत्ता मिलता है। तो यहाँ पूछा गया था लेवल 5 के लिए, तो लेवल 5 के लिए वर्तमान में 625 है। इस पेपर के हिसाब से दोस्तों 500 रुपये प्रतिदिन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण रात्रि से तात्पर्य है डॉट से डॉट के बीच की अवधि, तो रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक की अवधि पूर्ण रात्रि है। तो पूरा भत्ता आपको मिलेगा, 8 घंटे की ड्यूटी दोस्तों रहेगी रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 75 डॉट आधार पर स्थानांतरण से वरिष्ठता प्रभावित नहीं होती है। अंतर रेलवे अनुरोध अंतर रेलवे स्वयं अनुरोध पर सेल्फ जो ट्रांसफर करते हैं उसमें दोस्तों आपकी वरीयता प्रभावित होती है, आप बॉटम में चले जाते हैं। अंतर विभागीय स्वयं अनुरोध पर, इसमें भी दोस्तों वरीयता में चेंज होता है। सी में देखिए प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण, प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण कर किया जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों वरीयता आपकी जो सीनियरिटी है वो प्रभावित नहीं होती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 76 से। निरंतर वर्गीकरण के तहत रेलवे कर्मचारी के दो रोस्टर किए गए कर्तव्यों के बीच डैश विश्राम की अवधि को शॉर्ट ऑफ कहा जाएगा। 10 घंटे से कम, 10 घंटे से कम इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 77। रेलवे कर्मचारी की मृत्यु के मामले में रेलवे क्वार्टर को अपने पास रखने की अनुमति है, तो ये 24 महीने इसका राइट आंसर है। जब रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो रेलवे क्वार्टर को अपने पास 24 महीने तक रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। म्यूचुअल ट्रांसफर मामले में किसकी वरिष्ठता नहीं घटेगी? जो कनिष्ठ कर्मचारी है उसकी वरिष्ठता नहीं घटेगी दोस्तों। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में भी घटती है, म्यूचुअल ट्रांसफर में भी दोस्तों चेंज होती है। जो कनिष्ठ कर्मचारी है उसको वरिष्ठ कर्मचारी की मिल जाती है, लेकिन कनिष्ठ को कनिष्ठ की ही रहती है, इसलिए दोस्तों इसकी वरीयता में कोई भी चेंज नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है 78 का। अगला क्वेश्चन देखिए 79। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा डॉट में विद्यमान है, तो दोस्तों रेल सेवक डी एंड ए नियम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्मचारी कल्याण और सुविधाओं पर रेलवे द्वारा किया गया व्यय किस मांग पर दर्ज किया जाता है? तो मानक फॉर्म, जो मांग फॉर्म है 11 फॉर्म 11 के आधार पर दर्ज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। 81 का देखिए। लेवल 6 जीपी 4200 कार्मिक विभाग के अलावा के पद पर चयन के लिए किस स्तर के कार्मिक अधिकारी को चयन बोर्ड के लिए नामांकित किया जाता है? तो वरिष्ठ स्केल अधिकारी ये भी हो सकता है, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही हैं। वरिष्ठ स्केल अधिकारी और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड अधिकारी दोनों ही यहाँ पर राइट होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 82। गैर चयन पद पर पदोन्नति हेतु पैनल पर गठन के आधार पर किया जाता है, तो दोस्तों किस आधार पर यहाँ पर किया जाएगा? 82 की बात हो रही है। 82 में वरिष्ठता सह उपयुक्तता, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 83। प्रथम अपील आपूर्ति सूचना समाप्त होने डैश दिनों की अवधि के भीतर आरटीआई अधिनियम के तहत सीपीआईओ की सूचना या निर्णय प्राप्त होने की तारीख से दायर की जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका 30 दिन, प्रथम अपील की बात हो रही है दोस्तों, प्रथम अपील 30 दिन में
की जो है 30 दिन में दायर की जानी चाहिए। अगर दूसरी अपील की बात करें, दूसरी अपील की पूछ लेता तो दोस्तों यहाँ पर 90 दिन होता, 90 दिन राइट आंसर होता, 90 दिन। प्रथम अपील पूछा है तो 30 दिन। दोस्तों आरटीआई, आरटीआई क्यों लगाए लाया गया था, क्यों लाया गया था आरटीआई? तो दोस्तों जनता के कामों में पारदर्शिता बनाने के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ इसको लाया गया था। आरटीआई संसद में जो पारित हुआ था 15 जून 15 जून 2005 को संसद में पारित हुआ था। लेकिन दोस्तों ये पूरे देश में लागू हुआ है 12 अक्टूबर 2005 को पूरे देश में लागू किया गया है। यहाँ पर दोस्तों जीवन और स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे में दोस्तों आरटीआई से सूचना प्राप्त की जा सकती है। वैसे 30 दिन का समय होता है कि 30 दिन में सूचना आपको मिल जाएगी, लेकिन जीवन या स्वतंत्रता के मामले में 48 घंटे के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी। सूचना प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर या 10 रुपए की फीस जमा करके आप सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर प्रथम अपील में 30 दिन है। अगर तृतीय अपील की बात होती तो दोस्तों यहाँ पर 90 दिन हो जाता, 90 डेज यहाँ पर हो जाता। अगला क्वेश्चन 84 है, उस तारीख से दूसरी अपील की अवधि क्या है जिस दिन निर्णय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जाना चाहिए था या वास्तव में आरटीआई अधिनियम के तहत आवेदक को प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ऊपर बताया है 90 दिन, 90 डेज है। अगला क्वेश्चन देखिए 85, आरटीआई अधिनियम की धारा 8 में क्या उल्लेख है? आरटीआई अधिनियम की धारा जो 8 है उसमें सूचना के प्रकटीकरण से छूट है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 85 का राइट आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 86 है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण सीएटी, सीएटी जिसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में किस प्रकार के मामले निपटाए जाते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके सेवा से संबंधित मामले हैं, जैसे वरीयता है, सीनियरिटी, प्रमोशन है, जॉइनिंग है या किसी अन्य प्रकार का मामला है, वो दोस्तों सीएटी निपटान करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सीएटी के जो सदस्य होते हैं उनकी जो सेवानिवृत्ति की उम्र होती है 62 साल होती है, 62 साल बाद वो दोस्तों नियुक्त होते हैं। सीएटी की अगर प्रधान पीठ की बात करें तो दोस्तों ये न्यू दिल्ली में दोस्तों इसकी प्रधान पीठ है, न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक जीपी के पद पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिशत जो 4200 रुपये स्तर 6 क्या है? तो दोस्तों सीधी भर्ती के लिए 15% है। शायद मेरे हिसाब से स्टार्टिंग में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो 15% इसका सही आंसर है और 35% दोस्तों एलडीसी कोटा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, उच्च पद पर पदोन्नति पाने के लिए न्यूनतम आवश्यक रेजिडेंसी, जो प्रोबेशन पीरियड होता है दोस्तों, रेजिडेंसी पुनर्वीक्षा, वो 2 साल। उच्च पद पर पदोन्नति के लिए आपको दोस्तों 2 साल का समय की आवश्यकता होती है। जैसे आप ग्रेड 1 में काम कर रहे हैं तो आपको एमसीएफ बनने के लिए 2 साल ग्रेड 1 में काम होना चाहिए। जैसे जेई में काम कर रहे हो तो जेई से जब आप एसएससी बनोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड है वो पूरा करना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 साल। क्वेश्चन नंबर अगला 89, निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दंड नहीं है? 89 का देखिए दोस्तों, एक में लिखा हुआ चेतावनी। ये दोस्तों चेतावनी कोई दंड नहीं है। चेतावनी में दोस्तों चेतावनी वार्निंग दे दी जाती है कि आगे से आप ये काम, गलत काम या जो भी है वो नहीं करोगे। अगला क्वेश्चन 90 नंबर में देखिए, यदि रेलवे कर्मचारी की जन्म तिथि 1 जुलाई है तो सेवानिवृत्ति की तिथि क्या होगी? तो दोस्तों वो 30 जून होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये नहीं होगा कि 31 जुलाई होगी, वो दोस्तों एक दिन पहले 30 जून को उसको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। 90 का क्वेश्चन नंबर जो 90 है उसका राइट आंसर है 30 है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 91, ग्रेड पे 2800 लेवल 5 कार्मिक विभाग के अलावा के पद पर चयन के लिए किस स्तर के कार्मिक अधिकारी को चयन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है? तो दोस्तों जूनियर स्केल अधिकारी और वरिष्ठ स्केल अधिकारी दोनों को नामित किया जा सकता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
92 किस नियम के तहत एक रेलवे कर्मचारी को अगले उच्च ग्रेड या पद पर पदोन्नति किया जाता है, जहां वेतन को अगली वार्षिक वृद्धि की तारीख से 1 महीने के भीतर विकल्प का उपयोग तय करना होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में लिखा हुआ है नियम 1313 1987 के तहत दोस्तों यहाँ पर उच्च ग्रेड या पद में पर पदोन्नति किया जाता है। जैसे इंक्रीमेंट 1 जुलाई को में आपको रूल नंबर 1313 के हिसाब से आपको यहाँ पर तय करना होगा कि आप इंक्रीमेंट 1 जुलाई को चाहते हैं या 1 जनवरी को चाहते हैं। इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर रूल नंबर 1313 में और जो है उसमें दोस्तों ये रहेगा। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 93 डिविजनल वैकेंसी बैंक में जनशक्ति के युक्तिकरण के तहत सरप्लस पद के धन्य मूल्य का प्रतिशत सरप्लस पोस्ट के कारण डिविजनल वैकेंसी बैंक में जमा किया जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 50% इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94 अन्य विभाग में तैनात अधिशेष कर्मचारी वरिष्ठता के हकदार हैं। अन्य विभाग में तैनात अधिशेष कर्मचारी वरिष्ठता के हकदार हैं। नई इकाई में निचली वरिष्ठता और मूल कैडर में पूरी वरिष्ठता होना, ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ 94 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 95 जब पद खाली नहीं है तो कर्मचारी उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं, तब सरप्लस कर्मचारियों को समायोजित करने के लिए उसी ग्रेड में पद डॉट सृजित किए जाएंगे। तो सुपरनुमेररी पद सृजित किए जाएंगे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 96 से वैकल्पिक पदों पर चिकित्सा विकोटीकृत कर्मचारी हकदार हैं। नई इकाई में निचली वरिष्ठता और मूल कैडर में पूरी वरिष्ठता होना, ये इसका राइट आंसर है। 96 है ना दोस्तों, 96 का राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों मूल संवर्ग की पूर्ण वरिष्ठता। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है, ना कि दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ऊपर सही था दोस्तों, ऑप्शन सी इसका गलत होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है मूल संवर्ग की पूर्ण वरिष्ठता। अगला क्वेश्चन देखिए 97 एक रेल कर्मचारी के परिवार को अनुग्रह राशि एक मुआवजा जिसकी मृत्यु कर्तव्यों के प्रदर्शन के दौरान दुर्घटनाओं के कारण होती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है 25 लाख रुपए। एक्स ग्रेसिया पूछा है दोस्तों यहाँ पर 25 लाख रुपए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए मुख्यालय स्तर पर जब पद सरेंडर किया जाता है तो धन मूल्य का हिस्सा होता है। मुख्यालय स्तर पर जब पद सरेंडर किया जाता है तो धन मूल्य का हिस्सा होता है 25%, गलत। 50% ये भी गलत। 75% ये भी गलत। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए 99 छात्रावास सब्सिडी केवल उस बच्चे के संबंध में लागू होगी जो आवासीय शैक्षिक संस्थान में पढ़ रहा है, जो रेलवे कर्मचारी के निवास स्थान से कम 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जब डी&आर के तहत जांच करना व्यवहारिक नहीं है तो किस नियम के तहत किसी भी कर्मचारी को सीधे रेलवे से हटाया बर्खास्त किया जा सकता है। तो नियम नंबर 14 का 2, नियम नंबर 14 का सेकंड, इसके तहत कोई भी कि जो कर्मचारी है उसके जांच व्यवहारिक नहीं है कि यहाँ पर इस नियम के तहत कोई जांच नहीं होती है और कोई कमेटी नहीं बैठती है। सीधा कर्मचारी को घर बैठा दिया जाता है, अर्थात सेवा से हटाया जाता है या बर्खास्त कर दिया जाता है। रिमूव फ्रॉम सर्विस नियम नंबर 14(2) के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए ये दोस्तों यहाँ से 101 नंबर राजभाषा के क्वेश्चन है। राजभाषा के क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। अब 101 नंबर देखिए दोस्तों, किस राज्य में राजभाषा नियम 1976 लागू नहीं है? राजभाषा अधिनियम 1976 किस राज्य में लागू नहीं है? तो पहले नियम की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये नियम लागू हुआ था 28
सॉरी 27 से, सॉरी सॉरी लागू की बात कर रहे हैं, मैं 28 की बात कर रहा हूँ, 28/6/1976 को दोस्तों ये बना था। और लागू की बात कर रहे हैं तो लागू दोस्तों ये 17 जुलाई 1976 को लागू हुआ था। 28 28/6/1976 को ये बना था, लागू हुआ है 17 जुलाई 1976 को। टोटल नियमों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 12 होती है। टोटल जो नियम होते हैं राजभाषा नियम वो 12 होते हैं। अभी तक इसमें दोस्तों 3 बार संशोधन हो चुका है। 1987, 2007 और 2011। राजभाषा नियम 1976 में 3 बार संशोधन अभी तक हो चुका है। 1987, 2007 और 2011। इसका जो राइट आंसर है तमिलनाडु की राजभाषा नियम 1976 है। तमिलनाडु जो राज्य है उसमें लागू नहीं होता है। लागू कब हुआ था दोस्तों? 17 जुलाई 1976 को। कब बना था? 28 जून 1976 को। 12 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कौन सा राज्य कै क्षेत्र में नहीं है? कै क्षेत्र में कौन कौन से राज्य होते हैं और ख में कौन से होते हैं, उसके बाद ग में कौन से होते हैं? दोस्तों राज्यों को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिनको ABC बोल सकते हैं या कै ख ग ये बोल सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कै क्षेत्र में शामिल नहीं है। कै क्षेत्र जो ए है इसमें टोटल जो राज्य हैं उनकी संख्या 11 है। ख क्षेत्र है उसमें टोटल संख्या 6 राज्य हैं। बाकी के जो राज्य हैं वो ग क्षेत्र में हैं। यहाँ पर दोस्तों 11 जो राज्य हैं कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, जम्मू, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश। उसके बाद छत्तीसगढ़, हिमाचल और हरियाणा और अंडमान निकोबार। यहाँ पर बिहार, हरियाणा और मध्य प्रदेश ये तीनों कै क्षेत्र में हैं, लेकिन ग क्षेत्र में दोस्तों यहाँ पर वो गुजरात कै क्षेत्र में नहीं है, ये दोस्तों ख क्षेत्र में है। ख क्षेत्र में है। ख क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? GMP, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब ये आते हैं दोस्तों ख क्षेत्र में। इसके अलावा इसमें दोस्तों चंडीगढ़ है, दादर नागर हवेली है और दमन और दीप है, ये ख क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 104। राजभाषा के प्रयोग के संबंध में कौन सा राज्य ख क्षेत्र में नहीं है? तो ख क्षेत्र में दोस्तों गुजरात भी है, पंजाब भी है, महाराष्ट्र है। मैंने दोस्तों अभी बताया था GMP। यहाँ पर उत्तर प्रदेश कै क्षेत्र में है, इसलिए दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, राजभाषा अधिनियम की कौन सी धारा संसद राजभाषा समिति के गठन से संबंधित है? तो धारा बी, धारा 4 बी इज ए राइट आंसर है। बी इज यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। बी यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 106। राजभाषा नियम 1976 में कुल नियमों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 12 अभी आपको बताई थी, 12 नियम दोस्तों इसमें हैं। अगला क्वेश्चन 107। राजभाषा अधिनियम डॉट से अस्तित्व में आया था? तो राजभाषा अधिनियम कब से अस्तित्व में आया था? 1963। पूरी डेट की बात करें तो 10/5/1963, 10/5/1963 में अस्तित्व में आया था, 10 मई 1963। उसके बाद दोस्तों 4 साल बाद इसमें संशोधन हुआ था, 10 मई 1967। 10 मई 1967 में इसमें संशोधन हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 का डी, 1963। अब के बात करते हैं 108 की। कै क्षेत्र, ख क्षेत्र स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में रजिस्ट्रारों सेवा पुस्तकों में प्रविष्टियां किस भाषा में की जानी चाहिए? तो यहाँ पर दोस्तों हिंदी में की जानी चाहिए। कै ख क्षेत्र की बात हो रही है तो ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, 109 नंबर है। संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों संसदीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो गृह मंत्री होते हैं, गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 110, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में कई सारी बातें आपको बताने वाला हूँ। 110 में देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा शामिल है? तो विदेशी भाषा है दोस्तों नेपाली।
राइट आंसर हो गया ए। भाषाओं की बात करें दोस्तों, मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी। मूल संविधान था उसमें 14 भाषाएं थी। 21वां संविधान संशोधन हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967, 1967। उसमें दोस्तों सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया था। 14+1 15 भाषाएं हो गई थी। उसके बाद दोस्तों 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992। 1992 इसमें दोस्तों कॉमने कॉमनेट्रेक है दोस्तों, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया था। तो भाषाओं की संख्या 18 हो गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद दोस्तों 92वां बावन में 92वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। इसमें दोस्तों बोडो बोडो संथाली, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथाली और संताली 4 भाषाओं को जोड़ दिया गया था। तो 22 भाषाएं दोस्तों इसमें शामिल हैं। यहाँ पर पूछा गया था कि संविधान की 8वीं अनुसूची में विदेशी भाषा शामिल है, तो एकमात्र भाषा है विदेशी, नेपाली। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पूरा पेपर आपको मैंने हल कराया है। बहुत ही अच्छा पेपर दोस्तों है। क्वेश्चन भी मैंने आपको दोस्तों हल कराए हैं। इसके पीडीएफ के लिए आपको मैंने बता दिया है कि मेरे टेलीग्राम चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज के नाम से है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप दोस्तों पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सभी के लिए धन्यवाद।